राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है यूनिट 8 का। अभी तक हमने दो लेक्चर कवर कर लिए। फर्स्ट यूनिट में हमने टाइप्स ऑफ गार्डन्स के बारे में, जिसमें आपके वॉल, फेंसेस, बेड, टोपायरीज ये सारे आते हैं, उनको कवर किया था। सेकंड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ गार्डन, जिसमें मुगल गार्डन, पर्सियन गार्डन, इटालियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ आज ये आपका लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का, जिसमें हम कुछ फेमस इंडिया के गार्डन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको हेडिंग में देख के पता चल गया होगा कि हम कुछ इंडियन फेमस गार्डन्स के बारे में पढ़ेंगे और कंजर्वेटरीज क्या होती हैं। ठीक है, फेमस इंडियन गार्डन्स, तो यहाँ पे होगा कुछ कंजर्वेटरीज जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे बॉन्साई प्लांट क्या होते हैं। ठीक है, और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम इसमें कवर करेंगे और ये लेक्चर आज खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको कराने की कोशिश करूंगी, और क्वेश्चन के जो पीडीएफ, जो आपके वीडियोस हैं वो भी पढ़े हुए हैं। सारे जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। आपकी जूलॉजी का पूरा कंप्लीट है उसकी प्लेलिस्ट, बॉटनी का पूरा प्लेलिस्ट, एंड फिर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट, वन शॉट की प्लेलिस्ट, सब कुछ आपके डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर देती हूँ, ताकि आप इजिली एक्सेस कर सके, आपको इजिली मिल सके। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप इस टेलीग्राम पे एक्सेस है आपको, आप वहां पे पूछ सकें कुछ भी, किसी भी तरीके का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम अगर बात करें इंडिया की कुछ फेमस गार्डन की, तो यहाँ पे मैंने आपके जो गार्डन्स के नाम है 32 गार्डन्स के नाम मैंने लिखे हैं, जिसमें से हम कुछ के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि अगर उससे शॉर्ट नोट पूछ लेता है, सेलेक्टिव ही मैंने लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है आपका ये। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से नाम है गार्डन का, क्या नेम है, लोकेशन कहाँ पे वो सिचुएटेड है, और किस ईयर में वो बनाया गया था, किस ईयर में सिचुएट किया गया था, फाउंडेशन ईयर क्या है उसका, उसके बारे में बताया गया है। तो कुल 32 मैंने आपको दिखाया, एक एक करके हम जान लेते हैं, फिर कुछ के डिटेल पढ़ लेंगे, कहाँ है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंस है, इन सारी चीजों को थोड़ा सा एक एक करके हम देख लेंगे। पहले की बात करें तो पहला है आपका अरौली बोटेनिकल गार्डन, जो कि आपका अरौली तमिलनाडु में सिचुएटेड है, और 2000 में इसका फाउंडेशन ईयर था। दूसरा है सिम्स पार्क, कोकोनूर तमिलनाडु में सिचुएटेड है, 1874 में इसका फाउंडेशन ईयर था। गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन तीसरा है, ऊटी तमिलनाडु में है, 1847 में इसका फाउंडेशन ईयर है। चौथा आपका आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, 1787 में, मतलब पुराना है काफी। 1787 में इसका सिचुएशन किया गया था। उसके बाद आता है फिफ्थ में लॉयड बोटेनिकल गार्डन, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, 1878 में इसका फाउंडेशन ईयर है। देन आ जाता है आपका रॉक गार्डन, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, 1835 में इसका फाउंडेशन ईयर है। वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटका में है, 1953। वृंदावन से आप कंफ्यूज ना हो, ये आपके यूपी नहीं, मैसूर कर्नाटका में है। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं 8th नंबर की, तो इसमें पीलीकुला बोटेनिकल गार्डन मैंगलोर कर्नाटका में है, इसका फाउंडेशन ईयर नहीं दिया हुआ। लाल बाग बोटेनिकल गार्डन नौमा बेंगलोर कर्नाटका में है, 1760, ये भी काफी पुराना है। 10th की बात करें तो मालफूजा गार्डन पलक्कड़ केरला में है, 1995 में इसका फाउंडेशन ईयर है। 11th नंबर का आपका बालसीनोर डायनासोर फॉसिल पार्क मासीगढ़ गुजरात में 1980s में है। 12 आपका सरिता उदयन गांधीनगर गुजरात में 1980s में, ये भी बना, मतलब इसका कोई फाउंडेशन एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है। फिर 13वें की बात करें तो सज्जन निवास गार्डन या गुलाब बाग उदयपुर राजस्थान में 1887 में इसका फाउंडेशन ईयर है। राव जोध डिजर्ट रॉक पार्क 14वां अगर मैं बात करूं तो जोधपुर राजस्थान में 2005 में। फिर 15 नंबर का कुछ चंबल गार्डन कोटा राजस्थान में, तो ये राजस्थान स्टेट वाइज ही दिया, जैसे 2 गुजरात में है, 3 राजस्थान में है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फिर अगर मैं बात करूं चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसको कि पहले कंपनी गार्डन के नाम से, जो लोग इलाहाबाद में या मतलब प्रयागराज में रहते होंगे वो जानते होंगे, कंपनी गार्डन काफी फेमस गार्डन है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 1860s में बनाया गया था। अब उसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है, अभी भी उसे कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है। फिर मेहताब बाग की बात करें तो ये भी आगरा उत्तर प्रदेश में 1530 में, काफी पुराना है। 18 नंबर सहारनपुर बोटानिकल गार्डन, ये भी उत्तर प्रदेश में है। फिर आरामबाग बोटेनिकल गार्डन आगरा उत्तर प्रदेश में है। फिर झांसी हर्बल गार्डन, ये भी झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो ये कुछ यूपी के थे। फिर अगर मैं देखूं
21-22 जो है इसमें लोधी गार्डन न्यू दिल्ली 15th सेंचुरी में, और मुगल गार्डन न्यू दिल्ली 1989 में। मुगल गार्डन आपको पढ़ना भी था, आगे वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। 23 जलियांवाला बाग, पता है पंजाब में हो तो अमृतसर पंजाब में है। पिंजौर गार्डन पंचकुला हरियाणा में है, ठीक है। फिर उसी तरीके से रॉक गार्डन चंडीगढ़ का, ये चंडीगढ़ 1957 में है, बनाया गया था। चश्मे शाही श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। शालीमार बाग की बात करें श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर 1619 में। निशात बाग श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर 1633 में, ठीक है। तो सबसे काफी ज्यादा अभी तक मैंने देखा यूपी में 4 और श्रीनगर में, यहाँ पे काफी ज्यादा देखे गए। फिर अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर एंड कश्मीर 2007 में। उसी तरीके से चौबाटिया गार्डन रानीखेत उत्तराखंड में 1868 में। हैंगिंग गार्डन मुंबई महाराष्ट्र में 1881 में। जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन गैंगटोक सिक्किम 1987 में। तो ये कुछ आपके बोटेनिकल गार्डन के नाम दिए गए हैं जो आपको पढ़ना था। फेमस इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये इंडिया के बोटेनिकल गार्डन की बात की गई है। उसी तरीके से मैं कुछ का मैंने नाम दिया, जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक डायग्राम के साथ हमने दिया है। पहला है अरौली बोटेनिकल गार्डन, जो कि अरौली तमिलनाडु में सिचुएटेड है, और ये 2000 ईयर में पाया गया था। इस गार्डन को जो है किस लिए जाना जाता है? प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिख रहा है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है, ठीक है। ये काफी लंबे स्प्रेड अक्रॉस 50 एकड़ में ये फैला हुआ है, ठीक है। विथ अप्रोक्सीमेटली 310 स्पीसीज ऑफ ट्री, 310 पेड़ों की स्पीसीज यहाँ पे है, इसीलिए इसे कैस्यू लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अरौली बोटेनिकल गार्डन जो है सीरेन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, एक अच्छा सीनियरिक एनवायरनमेंट देती है, जिससे की वजह से, और यहाँ पे डाइवर्स फ्लोरा, मतलब फ्लोरा का मतलब फ्लावर, डाइवर्स प्लांट्स देखने को मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के कुल 310 स्पीसीज ट्री की देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो विजिटर्स हैं, जो घूमने आते हैं, जो लोग एक्सप्लोर करने आते हैं, उनके लिए काफी अट्रैक्शन का पॉइंट होता है, ठीक है। फिर मैं दूसरा बात करूँ तो सिम्स पार्क, ये आपका कोनूर तमिलनाडु में सिचुएटेड है 1974 में। सिम्स पार्क जो 29 एकड़ का एरिया कवर करता है, और इसका भी कुछ बहुत ही सुंदर पिक्चर स्क्यू इफेक्ट है। मुरे एंड हाउसेस, यहाँ पे 1000 ऑफ प्लांट स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। इसका जो लोकेशन है 780 मीटर्स का अबव सी लेवल, सी से 780 मीटर ऊपर ये देखने को मिलता है। यहाँ पे एनुअल शो भी किया जाता है, मई में शोकेस किया जाता है फ्रूट्स का, वेजिटेबल का, ठीक है, जो कि सिम्स के पार्क में चार्म ऐड कर देता है, ठीक है। फिर मैं थर्ड की बात करूं, गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन, ये ऊटी तमिलनाडु में लोकेटेड है। गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन 1837 में आपने देखा ये गार्डन जो है आर्किटेक्चरल, इसका डिजाइन आर्किटेक्चर जो है इसका काफी ब्यूटीफुल है, ठीक है। जो इसका आर्किटेक्चर वो विलियम ग्राम मैकडोवर के द्वारा 135 एकड़ लैंड में बनाया गया था। इसको 6 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। लोअर गार्डन, न्यू गार्डन, इटालियन गार्डन, फिर उसमें कंजर्वेटरीज हैं, फाउंटेन टेरेस है, नर्सरीज हैं। इस तरीके से 6 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। और ये गार्डन जो है 20 मिलियन ईयर ओल्ड ट्री ट्रंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जो ट्री की ट्रंक है वो आपको 20 मिलियन ईयर ओल्ड ट्री ट्रंक देखने को मिलेंगे, जो विजिटर के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट है, जो यहाँ पे लोग देखने आते हैं। कुछ इस तरीके का ये दिखता है। फिर अगर मैं बात करूँ तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस या कंपनी गार्डन, जो कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1787 में बनाया गया था, जो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। 269 एकर्स में देखने को मिलेगा। 1200 स्पीसीज यहाँ पे ट्री की आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। फेमस लार्जेस्ट बनियान ट्री इंडिया का यहीं पे देखने को आपको मिल जाएगा। फिर मैं बात करूं लॉयड बोटेनिकल गार्डन, यहाँ पे लॉयड बोटेनिकल गार्डन की बात करें, विलियम लॉयड लैंड ओनर, इसका जो विलियम लॉयड था उसके नाम पे ये पड़ा था। वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में 1878 में फाउंडेशन ईयर इसका है। 40 एकड़ का एरिया ये कवर करता है। इट बोट्स 150 स्पीसीज ऑफ सकुलेंट प्लांट, ऐसे प्लांट को कहते हैं जो वाटर अपने लीव्स वगैरह में, जैसे ओपनसिया, नागफनी वगैरह का प्लांट हो गया, उनको ये वो प्लांट बहुत ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। स्पेशली नोन फॉर इट्स एक्सीक्यूट ऑर्किड, यहाँ पे ऑर्किड के प्लांट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो उसके अट्रैक्शन का पॉइंट है। विजिटर जो है इंचेंटेड बाय द कैप्टिवेटिंग डिस्प्ले ऑफ दीज फ्लावर ब्यूटीज, और यहाँ के लोग इसी अट्रैक्शन को देखने के लिए आते हैं। रॉक गार्डन जो है दार्जिलिंग में भी सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल में। रॉक गार्डन सिचुएटेड इन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, ठीक है। बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स के द्वारा 1835 में बनाया गया था। इसमें टी गार्डन भी आपको देखने को मिलेगा।
2471 एकर्स का एरिया ये कम करता है। यहाँ पे रॉक स्ट्रक्चर, लेक्स, फाउंटेन और कई टाइप के प्लांट, डाइवर्स प्लांट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सिंस 1988 तक इट फॉल अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दार्जिलिंग गोरखा ऑटोनोमस हिल काउंसिल के अंदर ये आता था। ठीक है, काफी ब्यूटीफुल है, इस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, 7th नंबर की बात करें तो वृंदावन गार्डन इस्टेब्लिश इन 1932 मैसूर कृष्णा राजसागर। ठीक है, दाम में वृंदावन गार्डन ब्यूटीफुल गार्डन है, मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। रिनोड किया जाता है, इंप्रेसिव म्यूजिकल माउंटेन यहाँ पे देखने को मिलेगा, अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेंगे, टूरिस्ट यहाँ काफी ज्यादा आते हैं इसके अट्रैक्टिव प्लेस की वजह से। पिलिकुला बोटेनिकल गार्डन मैंगलोर कर्नाटका में, पिलिकुला बोटेनिकल गार्डन की अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके का आपको देखने को ये मिल जाएगा। 86 एकड़ लैंड इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 236 फ्लावर प्लांट स्पीसीज, बोस्ट 460 स्पीसीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट, दवाओं की प्लांट जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 9 एक्वाटिक पॉन्ड, 9 पॉन्ड देखने को मिलेंगे, एडिंग जो इसमें चार्म, जो इसकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है दक्षिणा कन्नड़ा का रिस्पॉन्सिबल होता है इसके मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेहताब बाग आगरा उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अपोजिट है ताजमहल के, ये उत्तर प्रदेश में है, बाबर के द्वारा बनाया गया था, फर्स्ट मुगल एम्परर था 1530 में। इसको मूनलाइट गार्डन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 11 मुगल गार्डन कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैक ऑफ यमुना रिवर। नदियों के किनारे, मुगल गार्डन में मैंने बताया था कि नदियां जो है, रिवर्स जो है वो उनका सेंटर होते थे, उनके गार्डन्स में रिवर्स देखे ही जाते थे। तो यहाँ पे 12 जो है रिवर के किनारे, बैंक ऑफ रिवर के किनारों पर कम से कम 12 गार्डन इन्होंने बनवाए थे। ये 25 एकड़ एरिया कवर करता है। ठीक है, व्यू है मेहताब बाग ऑफर इनहैंटिंग व्यू ऑफ ताजमहल, इनहैंटिंग व्यू दिखाता है ताजमहल का। सहारनपुर बोटेनिकल गार्डन, सॉरी उत्तर प्रदेश सहारनपुर में है। ओरिजिनली ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कंट्रोल करती थी। 1715 में हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट्स ट्रेनिंग सेंटर है टूरिस्ट के लिए। 235 स्पीसीज प्लांट की, मोर देन 400 से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट की स्पीसीज हैं। और यहाँ पे इस गार्डन में पैराडाइज मतलब प्लांट का काफी ज्यादा केयर किया जाता है, इस तरीके से देखने को मिलता है। फिर आरामबाग आगरा उत्तर प्रदेश में, इसको गार्डन ऑफ रिलैक्सेशन भी कहा जाता है, काफी शांति सुकून मिलेगा यहाँ पे जाने की इस वजह से। ठीक है, ये भी मुगल गार्डन का ही एक टाइप है। ताजमहल इन आगरा बाई बाबर के द्वारा बनाया गया था, पर्सियन स्टाइल गार्डन था। ठीक है, सेवरल फाउंटेन्स एंड टेस्टमेंट एग्जीक्यूट इनमें मुगल आर्किटेक्चर का काफी यूज किया गया था। ठीक है, बैंक ऑफ यमुना रिवर के किनारे ये बनाया गया था, जो कि और ज्यादा सुंदर व्यू दिखाता है, विजिटर को अट्रैक्ट करता है। फिर अगर मैं बात करूं बालसीनोर डायनासोर फॉसिल पार्क मासी नगर, ये भी एक बहुत ही अच्छा गार्डन है गुजरात बालसीनोर में, आपको देखने को मिलेगा। फॉसिल पार्क है, यहाँ पे डायनासोर के फॉसिल्स, जीवाश्म जो है डायनासोर्स के, उनके मरने के बाद जो उनके जीवाश्म बचे हैं उनको रखा गया था। 1980s में इसको बनाया गया था। सेकेंड लार्जेस्ट डायनासोर पार्क है पूरे वर्ल्ड का, 177 एकर्स में पाया जाता है। यहाँ पे लगभग 10,000 डायनासोर के फॉसिल्स, जिसमें से 13 डिफरेंट स्पीसीज हैं डायनासोर्स की, उनके 10,000 से भी अधिक फॉसिल्स यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि एक फैसिनेटिंग साइट है कि प्री हिस्ट्री आप जानना चाहते हैं ना कि कैसे दिखते थे, क्या होता था डायनासोर्स में, तो यहाँ जाकर आपको उन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं। ठीक है, सरिता उद्यान गांधीनगर गुजरात में, ये भी जो है बैंक ऑफ साबरमती रिवर पे, ये साबरमती रिवर के किनारे ये बनाया गया है। एक बहुत ही प्रोमिनेंट गार्डन है गांधीनगर का। इसको सीरियन एम्बियंस के लिए वेल मेंटेन्ड इसका लैंडस्केप है। इसको गार्डन में काफी सुंदर देखने को मिलता है, लस ग्रीनरी यहाँ पे पूरी भरी हुई है। तो ये इसके उसको अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट बनाती है कि यहाँ जाके विजिटर्स काफी मात्रा में इसकी ब्यूटी की वजह से, और ये जो यहाँ पे ग्रीनरी है उसकी वजह से, लैंडस्केप एम्बियंस, इसकी वजह से यहाँ पे विजिटर्स काफी ज्यादा जाते हैं। फिर आपका आ जाता है सज्जन निवास गार्डन या गुलाब बाग गार्डन, उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, ये जो है इसको बनाने वाले थे आपके महाराणा फतेह सिंह, 1887 में उदयपुर में इन्होंने राजस्थान में इसको बनाया था। अगर एरिया की बात करें तो ये 100 एकड़ एरिया को कवर करता है। ठीक है, एक ही बहुत ही सुंदर गार्डन है। यहाँ वेरियस अट्रैक्शन पॉइंट, जैसे यहाँ सरस्वती लाइब्रेरी है, नवलखा महल है, गुलाब बाग जू है, कमाल तलाई है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं और एक ब्यूटीफुल और इसमें जो है
स्पीसीज ऑफ एनिमल, ऑस्ट्रिचेस, आपको शुतुरमुर्ग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो काफी ज्यादा चीजें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जू वगैरह यहाँ पे काफी चीजें हैं, तो काफी अच्छा गार्डन है। तो ये कुल 13 गार्डन मैंने कलेक्ट किया था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे कि आपको उनके बारे में डिटेल भी जानना चाहिए। अगर उनसे पूछ ले कोई भी चीज तो आप उसको कर पाए। अब आगे हम कंजर्वेटरीज के बारे में पढ़ेंगे। सेव करना, संरक्षण करना, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण। कंजर्वेटरीज में क्या किया जाएगा? किसी चीज का संरक्षण, उनको सुरक्षित किया जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कंजर्वेशन प्लांट का करते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू संरक्षण करते हैं उनका, चाहे उनके इन्वायरमेंट के अंदर या बाहर, किसी भी तरीके से। उसी तरीके से कंजर्वेटरीज क्या है? आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है, मतलब एक बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं इन विच टेंडर प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड एंड डिस्प्लेड, जिनमें हम टेंडर प्लांट को, टेंडर प्लांट्स क्या होते हैं? अगर हिंदी में कहें तो इनको कोमल पौधे कहते हैं। ऐसे प्लांट जैसे अगर जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम हॉट, मतलब ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी पड़ जाए तो वो खराब हो जाते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए ये भी प्लांट हो जाते हैं, वो विलुप्त ना हो जाए, उनको हम क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। और ये कंजर्वेटरीज आर्किटेक्चर का काम क्या होता है? आर्किटेक्चर आपके घर को डिजाइन करते हैं, तो उसी तरीके से डिजाइंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंजर्वेटरीज इज अ बिल्डिंग या रूम हो सकता है जो ग्लास या ट्रांसपेरेंट रूफ, इस तरीके से ग्लास, इस तरीके से ट्रांसपेरेंट रूफ आपको देखने को मिलेंगे कि बाहर से अगर आप देखेंगे, जैसे ट्रांसपेरेंट आपके घर में खिड़कियां लगी होती हैं कि बाहर से देखने पे आपको दिखाई देता है, उस तरीके से रूफ लगी होंगी, ठीक है। जैसे कि ग्रीन हाउस आप देखते हैं या सन रूम, आप घरों में बने होते हैं सन रूम, या ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते हैं तो ग्रीन हाउस बने होते हैं, उसी तरीके से ये बने होते हैं। यूजुअली इट रिफर्स टू द स्पेस अटैच्ड टू अ कन्वेंशनल बिल्डिंग सच एज हाउस, स्पेशली इन द यूनाइटेड किंगडम। ये जो होते हैं यूजुअली क्या होते हैं कि किसी घर से या बिल्डिंग से अटैच्ड होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटरी दिखाया गया है, आपका हॉर्नीमैन म्यूजियम लंदन में है, नाउ यूज्ड एज अ कैफे। अब इसको हम कैफे की तरह यूज, अब करेंटली इसको कैफे की तरह यूज किया जाता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल कंजर्वेटरी थी जहाँ पे प्लांट को कंजर्व करके सुरक्षित करके रखा जाता था। ऐसे प्लांट जो जल्दी, जिनको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा हीट की जरूरत, ज्यादा कोल्ड की जरूरत नहीं होती, तो उनको कंजर्व किया जाता है, उनको डिस्प्ले करने के लिए, उनको दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे एक मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन है आपका एडिलेड बाइसेंटिनियल कंजर्वेटरी है। ये कंजर्वेटरी इंटीरियर इन लैंडनीस वैलिटीज कल्चर, आपका लैंडस्केप चेज रिपब्लिक में ये देखने को आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री की बात करें अगर हम कंजर्वेटरीज की, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो सिंस 16th सेंचुरीज में वेल्दी लैंड ओनर्स, जो धनी लैंड ओनर्स होते थे, वो सिट्रस फ्रूट, जो सिट्रस फ्रूट जैसे आपका ऑरेंज हो गया और विटामिन सी वाले फ्रूट जो हो गए, जैसे लेमन हो गए, इन सबको, लेमन्स को, ऑरेंज को, ठीक है, अपने डिनर में खाने के लिए टेबल में उसको क्या करते थे? ट्रेडर्स से खरीद के, वार्मर रीजन वाले, जैसे गर्म प्रदेशों में जैसे हो रहा है, तो वहां के ट्रेडर्स से खरीद कर ये अपने मेडिटेरेनियन रीजन्स में क्या करते थे? उगाते थे। तो उगाने के लिए क्या करते थे? ऐसे छोटे छोटे क्या बनाते थे? घर बनाते थे। क्या बनाते थे? फॉर द नॉर्थ इन यूरोप, मतलब ये छोटे छोटे ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाते थे, जैसे अभी आपने ग्लास हाउस देखा उसकी तरह, ठीक है। नॉर्थ यूरोप में भी प्रिजर्वेशन ऑफ ऑरेंज ट्री बिकेम ट्रेंड, एक ट्रेंड में आ गया ऑरेंज ट्री को प्रिजर्व करना, जिसके लिए ये क्या करते थे? बिल्डिंग बनाते थे, जिसके अंदर वो इसको प्रोटेक्ट करते थे, डेलिकेट फ्रूट को, और उनको क्या कहा जाता था? ऑर्गेनरीज। जैसे ग्रीन हाउसेस आप पढ़ते हैं, वैसे पुराने जमाने में जैसे नॉर्थ यूरोप में सिट्रस फ्रूट को, ऑरेंज के प्लांट को कवर करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, अपने आंगन में उगाने के लिए वहां के लोग क्या करते थे? छोटे छोटे बिल्डिंग्स बनाते थे जो उनको प्रोटेक्ट करता था, उनके टेस्ट को, उनके डेलिकेट को प्रोटेक्ट करता था, और उन्हें हम ऑर्गेनरीज कहते थे, ठीक है। 19th सेंचुरीज में गोल्डन एज था कंजर्वेटरी का। उस टाइम पे बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंग्लैंड में बनाए गए 19th सेंचुरी में। यहाँ पे एक इंग्लिश कंजर्वेटरी है, डॉयली कोर्ट, जो कि हिलिंगडन मिडिल्स में आपका है, जिसमें सिरका फोटोग्राफ बाई सिरका के द्वारा ये फोटोग्राफ किया गया था। एग्जाम्पल की बात करें, जो कीव का गार्डन है एग्जाम्पल, लंदन में एक लार्ज ग्रीन हाउस है जिसको टेंडर प्लांट और रेयर प्लांट को बचाने के लिए, बर्ड और रेयर एनिमल्स को बचाने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। ग्रेट पाम हाउस कीव गार्डन में, जो कि 1844 में बनाया गया था, ये भी आपका एग्जाम्पल है कंजर्वेटरी का। क्रिस्टल पैलेस बिल्ट इन लंदन, ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1854 बाय सर जॉसेफ पैक्सटन। क्रिस्टल प्लेस भी एक लंदन में प्लेस है जो ग्रेट एग्जीबिशन जिसमें कराया गया था जोसेफ पैक्सटन के द्वारा। ये आपकी जेनी मारिया वॉकेट है, एक यंग लेडी जो कंजर्वेटरी को
संभाल रही हैं। 1870 और 1880 की बात है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो कंजर्वेटरीज में ही आपके ग्रीन हाउसेज आ जाते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन हाउसेज आप एग्जांपल पढ़ते हैं ना, ये कंजर्वेटरीज है। और ग्रीन हाउसेज क्या है, इस तरीके से हाउस बनाई जाती है जिनकी, अगर मैं इनके आर्किटेक्चर की बात करूं, ग्रीन इनके रूफ जो होते हैं किसके बने होते हैं, वो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट आप अपने इन्वायरमेंट में भी देखते हैं। क्या होता है कि आपका जो हमारा जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसमें CO2 की लेयर पाई जाती है जो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ये क्या करता है, इंफ्रारेड लाइट्स और जितनी भी सनलाइट्स जो है, सॉरी फॉर दैट, जितनी भी सनलाइट्स है उनको आने देता है, लेकिन जो स्मॉल लाइट्स है उनको ट्रैप कर लेता है, वापस नहीं जाने देता है और हमारे इन्वायरमेंट को गर्म रखता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि CO2 की लेयर इतनी ज्यादा मजबूत होती जा रही, इतनी ज्यादा लेयर बनती जा रही है। ऑटोमोबाइल्स का हम यूज करते हैं, उससे CO2 निकलता है, सारी चीजों से तो CO2 ही निकाल रहे हैं, जो क्या कर रही हैं, लार्ज रेज को भी ट्रैप कर रही है। इसीलिए हमारा जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ता जा रहा है। सेम ग्रीन हाउस को हम क्या करते हैं, अपनी इन्वायरमेंट की चीज को हम आर्टिफिशियल तरीके से ग्रीन हाउस में यहाँ पे जो है शीशे की या मोटी लेयर जो होती है प्लास्टिक की, उसकी लेयर बनाते हैं। वो क्या करती है, लाइट को ट्रैप कर लेती है और बाहर नहीं जाने देती है। तो जिससे मान लीजिए जिस टाइम पे ठंड का मौसम, उस टाइम पे भी वहां पे प्लांट उगाए जा सकते हैं जो जिनको गर्मी की जरूरत है। तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं। तो एक ग्रीन हाउस क्या है, एक डिजाइन है जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को अंदर के इन्वायरमेंट में, और क्या करता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाएगा जिससे कि वो प्लांट्स सेफ रहते हैं। टर्म ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस या हॉट हाउस इंटरचेंजेबली, एक मतलब जैसे ग्रीन हाउस के लिए ग्लास हाउस या हॉट हाउस का यूज हम करते हैं प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए। जो बिल्डिंग्स है उनके लिए हम ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस या हॉट हाउस का यूज करते हैं। आज के दिनों में, नाउ डेज, इस समय में ग्रीन हाउस जो है मोर कॉमन है, जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वैरायटी ऑफ मटेरियल से, जैसे वुड से, पॉलीइथाइलिन, प्लास्टिक से, मैंने बताया, ठीक है। ग्लास हाउसेस ऑन द अदर हैंड इज अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ग्रीन हाउस। जो ग्लास हाउसेस होते हैं ट्रेडिशनल, पुराने टाइम से ही ग्लास हाउसेस बनाए जाते हैं, जहां पे ग्लास प्लेन का यूज किया जाता है सेंटर में, ठीक है, और जो लाइट को एंटर करने देते हैं लेकिन बाहर नहीं जाने देते हैं। द टर्म हॉट हाउस को इंडिकेट करते हैं ग्रीन हाउस जिसमें आर्टिफिशियल, देखिए हॉट हाउस जो है थोड़ा सा ग्रीन हाउस से किस लिए डिफरेंस है कि वहां पे आप आर्टिफिशियल हीट, आप सन की लाइट का यूज नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल हीट भी देते हैं। हाउएवर जबकि दोनों जो है बोथ हीटेड अनहीटेड स्ट्रक्चर कैन जनरली क्लासिफाइड एज अ ग्रीन हाउस, ही उनको कहते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस के जैसे यहाँ पे ये देखिए, विक्टोरिया अमेजोनिया जायंट अमेजोन वाटर लिलीज इन ए लार्जेस्ट ग्रीन हाउस। ये जायंट बड़े बड़े लिलीज आप देख रहे हैं, ये देखने को मिलेंगे आपको सेंट पीटर्सबर्ग बोटेनिकल गार्डन में, ठीक है। फिर यहाँ पे ये यंग टोमेटो आपको देखने को मिलेंगे ट्रांसप्लांटिंग इन इंडस्ट्रियल साइज ग्रीन हाउस वेस्टलैंड नीदरलैंड में। ये भी किसके अंदर उगाए जा रहे हैं, ग्रीन हाउस के अंदर उगाए जा रहे हैं टमाटो, ठीक है। फिर अगर मैं हिस्ट्री की इसके बात करूं तो अराउंड 300 सेंचुरी में ये आपको रोमन एम्पायर ने पहली बार अटेम्प्ट किया था आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को, क्योंकि जो एम्परर था उसको टाइबेरियस डिक्लाइनिंग हेल्थ हो गया था। रॉयल फिजिशियन ने उसको रिकमेंड किया कि आप एक कुकुम्बर डेली खाइए तो आपका ये सही हो जाएगा। तो पता है कि कुकुम्बर सैंड वाले एरिया में होते हैं, तो वहां से कुकुम्बर को लाके इन्होंने अपने रिचफील्ड मिनेसोटा में ग्रीन हाउस में उगाया था। फिर 15th सेंचुरी में कोरिया में इसको देखा गया था, बिगेस्ट ब्रेक थ्रो हुआ था ग्रीन हाउस डिजाइन का कोरिया में। जोसियन आपके कई सारी डायनेस्टी थी वहां की, जिसमें से जोसन डायनेस्टी एक था जिसने आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस, हीटेड ग्रीन हाउस का मैन्युस्क्रिप्ट बनाया था, जिसको कि सांग यूरोप कहा जाता था। 17th सेंचुरी में नीदरलैंड और इंग्लैंड में इसका काफी देखने को मिला। फिर 18th सेंचुरी में एंड्रयू फेन्यूल ने बॉटसन मर्चेंट में एक ग्रीन हाउस बनाया 1737 के आसपास। 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में। फिर अगर मैं 20th सेंचुरी में बात करूं तो नोटेबल एग्जांपल जैसे एडन प्रोजेक्ट कॉर्नवाल में, आपका रोडाले इंस्टीट्यूट पेंसिल्वेनिया में, आपका उसी तरीके से क्लीमेट्रन मैसूरी बोटेनिकल गार्डन, सेंट लुइस मैसूरी में, टोयोटा मोटर मैन्युफैक्चरिंग केंची, ठीक है। इस तरीके से कई सारे कंजर्वेटरी और गार्डन देखने को मिले हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हैं उन गार्डन्स के जो लगाए गए हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन में माउंट वॉटसन का फिर से बनना, रॉयल ग्रीन हाउस बोटेनिकल गार्डन। इस तरीके से 20th सेंचुरी में इसका काफी डेवलपमेंट, और ये जो रोमन एम्पायर के टाइम से लेके अभी तक ये चीज चली आ रही है। अगर मैं थियरी की बात करूं, कैसे ये ऑपरेट किए जाते हैं, ये जो कंजर्वेटरीज हैं कैसे ऑपरेट किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जो प्रकाश की किरण है, आपतित इंसिडेंट का मतलब आई थिंक
प्रकाश की जो किरण है वो ट्रांसपेरेंट रूफ जो होता है, इस तरीके से रूफ बनाया जाता है जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो दोनों तरफ से दिखते हैं, वॉल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और अब उस इन्वायरमेंट को, अंदर के मान लीजिए इसके इन्वायरमेंट को ये क्या करता है, टेम्परेचर को गर्म रखने का काम करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गर्म रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज नॉट ओपन, ओपन नहीं होता एटमॉस्फेयर की तरह। बॉन्ड कैन नॉट escape बाई कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के द्वारा ये जो मतलब, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, संवहन, ये बाहर नहीं निकल सकती हैं, ठीक है, अंदर तो आ जाती हैं, इनसाइड टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकती। जैसे हमारे यहाँ रूम में क्या होता है कि सनलाइट आई फिर वो निकल भी जाती है, कन्वेक्शन होता है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर अगर मैं बात करूं वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता है, वेंटिलेशन मतलब एयर का पासेज, मेन मेन पर्पस क्या है वेंटिलेशन का, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ह्यूमिडिटी को, ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक जो किसी भी चीज को उगने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत है उसको मेंटेन करना, ठीक है, टू इंश्योर मूवमेंट ऑफ एयर, दस प्रिवेंट बिल्डअप प्लांट पैथोजेंस, जिसकी वजह से प्लांट पैथोजन जैसे कि बॉटराइटिस सिनेरा एक प्लांट पैथोजन है वो ना आए, प्रीफर स्टिल एयर कंडीशन हो, वेंटिलेशन सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन को भी मेंटेन करता है, पॉलिनेटर्स को अंदर आने देता है कि पॉलिनेट कर सके क्रॉप को, जो जो वहां पे क्रॉप्स हैं, जो फसल लगाए गए हैं उनको पॉलिनेटर मिल सके, उनका पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। हीटिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द मोस्ट कंसिडरेबल साइड ऑपरेशन ऑफ ग्रीन हाउस अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली इन कोल्डर क्लाइमेट, कोल्डर क्लाइमेट में हीट का काफी ध्यान दिया जाता है क्योंकि वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है। कूलिंग का ध्यान रखा जाता है, कूलिंग ओपन विंडोज बनाए जाते हैं ग्रीन हाउस में, जो कि ज्यादा गर्म होने पर इन सब खोल दिए जाते हैं ताकि कूल हो जाए ऑटोमेटेड मैनर में, ठीक है। विंडो और एक्टिवेटर्स बनाए जाते हैं, ओपन विंडो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंट और कैन बी ओपन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स लगाए जाते हैं, लाइटनिंग का ड्यूरिंग डे टाइम में लाइट जो एंटर करता है ग्रीन हाउस गैस में, ग्रीन हाउसेज में कुछ जो है ग्रो करते हैं, लाइट का भी, एलईडी लाइट्स का भी यूज करते हैं ताकि वहां के लाइटनिंग को मजबूत सही किया जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, benefit of carbon dioxide enrichment is about 1100 parts per million in greenhouse cultivation, ये इनहेंस करता है, बहुत ज्यादा इसका रोल है, ठीक है, नियरली 100 ईयर से जाना जा रहा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि एग्जांपल के लिए कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज, डिजिटालिस लैंटाना, या प्रोड्यूस्ड इन हायर अमाउंट बाय ग्रीन हाउस गैस कल्टिवेशन इनहेंस्ड टेम्परेचर, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे देखिए जायंट ग्रीन हाउस इन वेस्टलैंड, एक जायंट खूब बड़ा सा ग्रीन हाउस, फिर थर्मल लाइट एट ग्रीन हाउस नार्पेज फिनलैंड, थर्मल लाइट्स यहाँ पे दिखाई गई हैं नार्पेज फिनलैंड में, ठीक है। यूज क्या क्या है इसके, यूजेस की अगर मैं बात कहूँ तो कंट्रोल ग्रोइंग इन्वायरमेंट पे कंट्रोल होता है, आप ऐसे प्लांट्स को उगा सकते हैं जो टेंडर प्लांट है, जो कोमल होते हैं काफी, जो ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा कम टेम्परेचर में नहीं उग पाते हैं। डिपेंड करता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे, की फैक्टर्स होते हैं जैसे इरिगेशन का ध्यान देना, फर्टिलाइजर का, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का, सबका ध्यान देना पड़ता है। ग्रीन हाउस जो है ऐसे प्लांट जहाँ पे, या ऐसे एरिया जहाँ पे नहीं उगते हैं पौधे, वहां भी इनको बना के एक रेगुलेटिव इन्वायरमेंट दे के वहां भी प्लांट्स उगाए जाते हैं। सेड हाउसेस बनाए जाते हैं जो कि सेड और हॉट और ड्राई क्लाइमेट देते हैं। इस तरीके से ये देखिए ट्रांसन फैब्रिक ग्रीन हाउस मेल्सर विस्कोन्सिन में है। फ्लावर इन ग्रीन हाउसेस, ग्रीन हाउस गैसेस में फ्लावर भी उगाए जाते हैं काफी सुंदर सुंदर। फिर दो चीजें आपको पढ़नी है, एक होता है इंडोर गार्डन्स और रूफ गार्डन्स, तो दोनों में मैंने डिफरेंस लिखा है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये एक रूफ गार्डन, यहाँ आपको छत पे रूफ पे गार्डन देखने को मिलेगा, और ये आपको एक घर के अंदर इंडोर अंदर गार्डन देखने को मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लोकेशन की बात करें अगर हम, तो इंडोर गार्डन बिल्डिंग के अंदर होता है और रूफ गार्डन रूफ टॉप छत पर बनाया जाता है। इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल आर्टिफिशियल नेचुरल लाइट को कंट्रोल करके दिया जाता है। यहाँ पे ये क्या होता है, जो आपका इन्वायरमेंट है ऊपर छत पे बना है तो आपका इन्वायरमेंट का जो है वो लाइट वही मिलता है। प्लांट सिलेक्शन की बात करें, यहाँ पे डाइवर्स टेलर्ड कंडीशन के प्लांट को लिए जाते हैं, यहाँ पे हार्ड एडाप्टेबल प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। इंडोर गार्डन को बेनिफिट क्या है इंडोर गार्डन बनाने का, एयर का प्योरिफिकेशन, मूड को आपके अच्छा इनहेंस करता, अच्छा करता है। और ये क्या करता है, रूफ गार्डन रिड्यूस करता है हीट आइसलैंड को, स्टॉप वाटर को मैनेजमेंट करता है। चैलेंजेस की बात करें, लिमिटेड स्पेस, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे वेट बहुत भारी होता है, तो छत पे बनाते तो उसका भी लोड आ जाता है, एक्सपोजर ऑफ एलिमेंट्स का होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इंडोर गार्डन, सॉरी यहाँ पे ये दो आपके रूफ गार्डन्स हैं। ये एक आपको देखने को मिलेगा स्काई गार्डन आपको लंदन, सिटी ऑफ लंदन में, और ये इंडोर गार्डन जो घरों में इस तरीके से प्लांट्स बनाए जाते हैं। एक टॉपिक है बॉन्साई, उसको देख लेते हैं।
बॉन्साई प्लांट्स, ये देख रहे हैं आप, ये एक छोटे से बड़े वाले प्लांट का, ये कोई बड़ा प्लांट है, उसको छोटे से वर्जन में ट्रे में रिप्रेजेंट किया गया है। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? दिस टेक्निक इज कॉल्ड बॉन्साई। ये बॉन्साई टेक्निक एक जापानीज टेक्निक है। कैसी टेक्निक है? जापानीज। सबसे पहले इसकी शुरुआत चाइना में हुई थी, ठीक है। चाइना के बाद इसको जापान के लोगों ने बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया और इसे हम बॉन्साई प्लांट कहते हैं। किसी बड़े से प्लांट को उसके छोटे वर्जन में ट्रे में रिप्रेजेंट करना, जैसे बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, ऐसे बड़े प्लांट को ट्रे में रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड बॉन्साई टेक्निक, ठीक है। बॉन्साई यहाँ पे दिया गया। बॉन्साई इज अ फैसिनेटिंग आर्ट फॉर्म, ये एक आर्ट फॉर्म है जो कंबाइन करता हॉर्टिकल्चर टेक्निक और एशियन एस्थेटिक्स इन यूनिक वे। जापान, आपका चाइना, ये सारे किस में आते हैं? एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में, ठीक है। हम भी एशिया में आते हैं, एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो ये हॉर्टिकल्चर जो होता है उसको, और एशिया के एस्थेटिक का, सुंदरता जो एस्थेटिक है बोला जाता है, ये बहुत ही एस्थेटिक है। उसके उसके कैरेक्टर्स का एक यूनिक वे है कि कैसे किसी बड़े प्लांट को छोटे से ट्रे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। ये आर्ट ओरिजिनेट हुआ था सबसे पहले चाइनीज एम्पायर में, ठीक है। फिर कॉपी कर लिया गया जापानीज के द्वारा, जिसको कि बॉन्साई ट्री कहते हैं, जिसका लिटरली ट्रांसलेशन है प्लांटेड इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में प्लांट करना, दिस इज द मीनिंग ऑफ बॉन्साई, ठीक है। बॉन्साई का मीनिंग आपको पता चला गया, ट्रे प्लांटिंग। जापानीज आर्ट फॉर्म है। कल्टीवेशन टेक्निक से इसको स्मॉल ट्री को कंटेनर में, शेप और स्केल के फुल साइज ट्री को छोटे फॉर्म में दिखाया जाता है। सेम प्रैक्टिसेस आपको अदर कल्चर जैसे चाइनीज ट्रेडिशन में पेंजिंग या पेंजाई में देखने को मिल जाएगा, ये जहां ये आर्ट ओरिजिनेट हुआ था। मिनिएचर लिविंग लैंडस्केप ऑफ वियतनाम होंगनोबो में देखने को मिल जाएगा। जापानीज ट्रेडिशन डेट्स बैक ओवर 1000 ईयर बैक से, जैसे ये देखिए जापानीज ईव टेक्सास कस्पिडाटा एक प्लांट है जो आपको यूसीगई कैंसिन या नागाको मास्काज में प्रेजेंट करता हुआ 800 ईयर ओल्ड प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। ये ओमियामा ओमियामा आर्ट म्यूजियम है, सॉरी ओमिया आर्ट म्यूजियम है, वहां पे ये बॉन्साई प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं तो जापानीज लोनवर्ड बॉन्साई जो है हैव बिकम एन अम्ब्रेला टर्म इन इंग्लिश। इंग्लिश में ये अम्ब्रेला टर्म है। बॉन्साई अम्ब्रेला टर्म मतलब जिसके जैसे छाता होता है उसके अंदर आप हैं, आप तो पानी से बच ही रहे हैं, आपके आसपास के लोग भी पानी से बच जाते हैं, ऐसे टर्म को अम्ब्रेला टर्म कहते हैं। जैसे बॉन्साई के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इंग्लिश में। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसमें कुछ many forms of other potted और other plants and also occasional other living and non living things को भी इंग्लिश जो आपका है उसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे बॉन्साई के अंदर ये पॉटेड प्लांट को, अदर प्लांट को, कुछ ऑकेजनल लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को भी ये ऐड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टीफन और न्यूयॉर्क टाइम्स में टर्म शुड बी रिजर्व फॉर प्लांट, ठीक है। ये टर्म जो है बॉन्साई प्लांट के लिए रिजर्व है, जिसमें सॉइलो कंटेनर्स होते हैं। फॉलोइंग द प्रिसाइज टेनेट्स ऑफ बॉन्साई प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग रिजल्टिंग ए आर्टफुल मिनिएचर रेप्लिका ऑफ फुल ग्रोन प्लांट, ठीक है। अगर इंग्लिश मीनिंग इसकी बताई जा रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक आपका क्या है, अखबार है, एक न्यूज़पेपर है जो न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में देखा जाता है। वहां पे बताया गया है कि बॉन्साई का मतलब होता है कि एक बड़े वर्जन ऑफ प्लांट को छोटे फॉर्म में कंटेनर में पूरे फुल इफेक्ट के साथ दिखाना। ये क्या होता है, एकदम रेप्लिका लगेगी आपको। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कॉपी बनाना। तो ये आपको एकदम उस बड़े वाले प्लांट की कॉपी लगेगी, मिनिएचर वर्जन लगेगा, ठीक है। In most respective senses, bonsai refer to the miniatured container grown tree adhering to Japanese tradition and principle. इसको मिनिएचर कंटेनर में ग्रो होने वाला ट्री कहते हैं जो जापानीज ट्रेडिशन और प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पर्पस ऑफ बॉन्साई प्लांट प्राइमरली क्या है, कंटेम्पलेशन ऑफ फॉर द व्यूअर, मतलब जो देखी उसका अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, प्लीजेंट एक्सरसाइज फॉर एफर्ट एंड इग्निटी फॉर द ग्रोअर, जो उसको उगाता है उसका पेशेंट, उसका वो कैसे उसको ध्यान रखना है उसके बारे में। कंट्रास्ट विथ अदर प्लांट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, बॉन्साई इज नॉट इंटेंडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। जैसे और चीजों का हम जब कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, उगाते हैं, तो उनको किसी ना किसी रीजन से, जैसे खाने के, तो ये फूड के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया जाता है या मेडिसिन के लिए नहीं बनाया जाता है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, आर्ट फॉर्म है
जो एक बड़े प्लांट को छोटे वर्जन में उसको कंटेन करके उसको लॉन्ग टर्म तक उसको रखा जा सकता है, उसको शेपिंग करके स्मॉल ट्री के फॉर्म में ग्रो किया जा सकता है। जैसे यहाँ आपको प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, ये आपका देखने को मिल जाएगा बॉन्साई, बॉन्साई पेंजिंग म्यूजियम में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल आर्बोरेटम देखने को मिल जाएगा। ये जापानीज मैपल ट्री, एस्टर पाल्मेटम कोरेशिया में देखने को मिल जाएगा, एग्जीबिशन में लगाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है बॉन्साई प्लांट। और ये चैप्टर आपका यहीं पे क्या होता है, इसका द एंड नहीं कर सकते हैं, यहीं पे इस चैप्टर की समाप्ति होती है। मैंने ये चैप्टर पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं बचा है जो मैंने छोड़ा हो, सब कुछ आपको कंप्लीट मैंने कर दिया है। अगर मैं इसका सिलेबस आपको दिखाऊं, टोटल 3 लेक्चर्स में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। एस्थेटिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट में आपने इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, पर्सियन, मुगल, जापानीज गार्डन्स के बारे में पढ़ा। फीचर ऑफ गार्डन में गार्डन वॉल, फेंसिंग, स्टेप हेज, एजिंग, लॉन, ट्री, श्रबरीज, क्लिम्बर, क्रीपर, सब कुछ आपने पढ़ा यहाँ तक। फिर हमने कुछ फेमस इंडियन गार्डन, कंजर्वेटरीज, ग्रीन हाउसेस, इंडोर प्लांट, इंडोर गार्डन, रूफ गार्डन के बारे में पढ़ा। टोपाइरी हमने इसी में कवर कर लिया था। बॉन्साई प्लांट्स हमने पढ़े। तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका 2 यूनिट बचता है, जिसको मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। यूनिट नंबर 6 को सबसे पहले ध्यान देंगे, देन आपका बचता है कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला, जो जनरली आप हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको कराने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे हम इन 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे कहीं भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वो रिलेटेड होना चाहिए आपके पढ़ाई से, टॉपिक से। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।